Hello everyone. Welcome to our channel Law Mastery by Kapil. तो दोस्तों, अगर आप में से कोई भी बच्चा जो कि एक लॉ एस्पिरेंट है या PLLB कर रहा है, LLB कर रहा है, लॉ कर रहा है, जुडिशरी एस्पिरेंट है और बैरेक्स को एकदम निचोड़ कर पी जाना चाहता है, बैरेक्स को एकदम इजी फॉर्म में, सिंपल लैंग्वेज में, एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में लर्न करना चाहता है, याद करना चाहता है, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है और ये वीडियो भी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने प्रीवियसली चैप्टर 1 कंप्लीट करा दिया है, चैप्टर 2 भी मैंने कंप्लीट करा दिया है और भारतीय न्याय संहिता। आज है हमारा चैप्टर नंबर 3 ऑफ जर्नल एक्सेप्शंस। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 14, nothing is an offense which is done by a person who is, or by reason of mistake of fact, not by reason of mistake of law, in good faith believes himself to be bound by law to do it. मतलब ऐसी कोई भी चीज, नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई भी चीज ऐसी ऑफेंस नहीं है जो कि एक पर्सन के द्वारा की जाती है बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मतलब मिस्टेक ऑफ फैक्ट के रीजन से करी जाती है, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ के रीजन से, इन गुड फेथ में। ठीक है, तो इसका मैं एग्जांपल देता हूँ तो आप समझ जाएंगे। देखो, जैसे आपको इलस्ट्रेशन दिखा है, अब अ सोल्जर, एक सोल्जर है, फायर्स ऑन अ मूव ऑन द ऑर्डर ऑफ द सुपीरियर ऑफिसर। अब जो एक सोल्जर है उसने अपने सुपीरियर ऑफिसर के ऑर्डर का पालन किया इन कन्फर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। नथिंग इज एन ऑफेंस, भाई ये ऑफेंस में काउंट नहीं होगा। क्यों काउंट नहीं होगा? क्योंकि उसने अपने ड्यूटी की, एक तरीके से कह दो, फॉलो की, रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द सीनियर ऑफिसर, सुपीरियर ऑफिसर। ठीक है, इसमें सेक्शन नंबर 14 हमारा किन किन लोगों को कवर करता है? मेनली सेक्शन नंबर 14 हमारा कवर करता है एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड बाय लॉ। एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड बाय लॉ, मतलब बाउंड है लॉ के द्वारा कोई पर्सन कोई काम को करने के लिए, तो वो चीज कभी भी एक ऑफेंस नहीं होगी। और एक्ट डन अंडर अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, अगर मान लीजिए एक पुलिस वाला है, ठीक है, एक इंस्पेक्टर है या एक कांस्टेबल है, जो भी आप समझना चाहें, एक पुलिस वाला है, समझो एक पुलिस वाला है, पुलिसमैन। ठीक है, अब इनको इनको ऑर्डर मिले थे कोर्ट से, पुलिसमैन को, कि इन्हें बी को अरेस्ट करना है। अब बी सिमिलर टू किसके दिखता है? सी के। अब इनने बी की जगह क्या किया? सी को अरेस्ट कर लिया, सी डिटेन्ड कर लिया प्रिजन में, ठीक है, अरेस्ट हो गया। तो ये सिमिलैरिटीज की वजह से, क्योंकि बी और सी मोस्टली सेम दिखते हैं, जस्ट बिकॉज बी की जगह सी अरेस्ट हो गया, तो अब ए यहाँ पे लाइबल होगा क्या? क्योंकि उसने तो मिस्टेक करी है भाई। आप कमेंट में बताइए ए लाइबल होगा या नहीं होगा। फिर मैं आपको बताता हूँ कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 14 और भारतीय न्याय संहिता, ए यहाँ पे पुलिसमैन है जो, वो लाइबल नहीं होगा, क्योंकि वो बाउंड बाय लॉ है अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए। तो अगर गुड फेथ में वो किसी को अरेस्ट भी कर रहा है तो वो एक ऑफेंस में काउंट नहीं होगा और ए यहाँ पे पुलिसमैन लाइबल नहीं होगा। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन नंबर 14 होता है क्लियर। अब चलते हैं अपन सेक्शन नंबर 15 की तरफ। सेक्शन नंबर 15 कहता है हमारा, नथिंग इज एन ऑफेंस which is done by a judge when acting judicially in the exercise of any power which is, or which in good faith he believes to be given to him by law। जब भी, इसके देखिए साइड में ये नोट्स लिखे हैं, एक्ट ऑफ अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली, ठीक है, तो इधर पे जज के एक्ट की बात हो रही है। ये सेक्शन नंबर 15 है, किसे प्रोटेक्ट करता है? जुडिशियल ऑफिसर्स को। डिसीजंस जो कि कोर्ट रूम में हम्म, मतलब मेक किए जाते हैं, डिसीजन मेकिंग होती है जो कोर्ट रूम में, उसे प्रोटेक्ट करता है। एक जज को प्रोटेक्ट करता है अनटिल एंड अनलेस वो जज मिस्टेकनली या डेलिबरेटली या डिसेप्शन करके, मतलब कुछ फ्रॉड इंटेंशन के साथ नहीं करना चाहता, मैलिशियसली करप्टली ऐसा कुछ एक्ट नहीं करना चाहता, तब तक वो जज प्रोटेक्ट है इस सेक्शन के अंदर। क्योंकि वो जज अगर जुडिशली में एक्ट कर रहा है,
वो बाउंड बाय लॉ है टू एक्ट करने के लिए, और वो गुड फेथ में रीजन टू बिलीव के साथ अगर एक्ट करता है तो उसका कोई भी एक्ट, कोई भी डिसीजन, कोई भी इंस्ट्रक्शन कभी भी एक मतलब ऑफेंस नहीं होगा। ऐसा ये सेक्शन नंबर 15 हमारा कहता है। अब ये प्रोवाइड करता है जज को क्या क्या इम्यूनिटीज। इम्यूनिटीज मतलब क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगी किस किस एक्ट पर, जुडिशियल कैपेसिटी में जो एक्शन लिए जाएंगे, एक्ट डन होंगे, एक्ट डन इन गुड फेथ, जो गुड फेथ में एक्ट किया जाएगा जज के द्वारा तो उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, तो यही है सेक्शन नंबर हमारा 15। अब इसके बाद आते हैं हम सेक्शन नंबर, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक जज है, ठीक है, ए जज, एक जज है, ए नाम का एक जज है, ए ही नेम है उसका मान लो। डिसाइडिंग अ केस, वाइल डिसाइडिंग अ केस रॉन्गली इम्पोजेस 3 years ऑफ इम्प्रीजनमेंट। अब इन्होंने डिसाइड करते करते केस को डिसाइड करते करते 3 years की इम्प्रीजनमेंट इम्पोज कर दी। ठीक है, 3 years की इम्प्रीजनमेंट इम्पोज कर दी जज साहब ने, योर लॉर्डशिप ने। ठीक है, तो अब क्या होगा, वेयर दी लॉ अलाउस अ मैक्सिमम ऑफ 2 years। अब इधर पे लॉ अलाउ करता है ओनली 2 years की, इन्होंने कर दी 3 years की। अब इधर पे क्या ये लायबल होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, उन्होंने उनसे ये चीज बाय मिस्टेक हो गई, तो वो यहाँ पे लायबल नहीं होंगे क्योंकि वो गुड फेथ में एक्ट कर रहे थे। अगर वो डेलिबरेटली इंटेंशन के साथ करेंगे या वो करप्टली करेंगे किसी एक्ट को, तब वो उधर पे लायबल होंगे। सेक्शन नंबर हमारा 15 होता है क्लियर। ठीक है, और आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट हुआ था ना तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी के साथ सेक्शन नंबर 14 एंड 15 हमारा होता है कंप्लीट। अब आते हैं सेक्शन नंबर 16 पर, बिना किसी देरी के। और जब भी आप अपनी ये भारतीय न्याय संहिता पढ़ें तो हमेशा बैरेक्ट अपने पास जरूर रखें। मैं पीडीएफ से पढ़ा जरूर रहा हूँ लेकिन मेरी बैरेक्ट अभी भी ओपन है। ठीक है, तो अब आते हैं सेक्शन नंबर 16 पर। एक्ट डन in pursuance of which is warranted by the judgment or order of court if done wishlist with such judgment or order remains in force is an offense notwithstanding court may have had no jurisdiction to pass such judgment। अब इधर पे ये सेक्शन नंबर 16 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 16 हमारा प्रोटेक्ट करता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को, पुलिस को, क्लर्क्स को, जो कि उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करा रहे हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करता है। मेनली जो कोर्ट का ऑर्डर होता है, जो लोग मतलब एग्जीक्यूटिव जो बॉडी होती है हमारी, पुलिस वगैरह, क्लर्क्स वगैरह जो एग्जीक्यूट कराते हैं कोर्ट का ऑर्डर, उन्हें प्रोटेक्ट करता है बेसिकली। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये चीज़ समझ में आएगी। एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मान लीजिए पुलिस ऑफिसर है, उन्होंने एक पर्सन को अरेस्ट करा। ठीक है, बेस्ड ऑन दी कोर्ट वारंट, कोर्ट ने वारंट दिया उस चीज के ऊपर, पुलिसमैन ने अरेस्ट किया, ए पुलिस ऑफिसर उन्होंने अरेस्ट कर लिया, ठीक है, किसी को। ठीक है भाई, लेटर इट्स फाउंड दैट द कोर्ट हैड नो ज्यूरिडिक्शन। अब बाद में पता चला कोर्ट के पास ज्यूरिडिक्शन ही नहीं थी भाई, ज्यूरिसडिक्शन मतलब कोर्ट के पास अथॉरिटी ही नहीं थी अरेस्ट वारंट इशू करने की। तो अब क्या ए पुलिसमैन जो है वो लायबल होगा? आप बताइए कमेंट सेक्शन में। ए जो पुलिसमैन है वो लायबल नहीं होगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो गुड फेथ में एक्ट कर रहा है। प्लस और सेक्शन नंबर हमारा जो ये 16 है ना, वो ये कहता है कि अगर कोर्ट के पास अथॉरिटी नहीं होगी और जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जो एग्जीक्यूट करा रहा है ऑर्डर को, एक पुलिसमैन, तो वो गुड फेथ में बिलीव, तो उसके पास रीजन टू बिलीव है ना, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो मतलब उसके पास रीजन टू बिलीव है कि कोर्ट के पास जुरिडिक्शन होगी, अथॉरिटी होगी इशू करने के लिए वारंट समन्स वगैरह। तो वो तो गुड फेथ में एक्ट कर रहा है तो उसके ऊपर तो कोई लायबिलिटी नहीं होगी ना, कोर्ट के ऊपर होगी क्योंकि वो भी गुड फेथ में एक्ट कर रही है। तो बस यही है कि सेक्शन नंबर 16 हमारा जो लॉ को एग्जीक्यूट कराते हैं या फिर जो जजमेंट्स जो आती हैं, जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं बाय द कोर्ट और बाय द जज साहब, तो उनके थ्रू जो भी इंस्ट्रक्शन मिलते हैं उन्हें जो पुलिसमैन एग्जीक्यूट कराते हैं तो उन लोगों को वो ये सेक्शन जो है सेक्शन नंबर 16 हमारा प्रोटेक्ट करता है। अब इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर हमारा 17। ठीक है,
सेक्शन नंबर 17 हमारा कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ और बाय रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ एंड गुड फेथ believes himself to be justified by law doing it। अब इसमें मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, आपने वो सुनी होगी वो लाइन कि लॉ अगर आप नहीं जानते, अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट करते हो तो कहीं ना कहीं कोर्ट में आपको जज साहब माफ कर देंगे कि भाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। लेकिन अगर आप मिस्टेक ऑफ लॉ करते हो कि आपको वो लॉ पता ही नहीं, आप वो क्राइम कमिट कर रहे हो, तो फिर उसको आप मतलब उसमें एक्सेप्शन में फॉल नहीं करोगे, फिर आपके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी बनेगी ही बनेगी। समझे? तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सेक्शन नंबर 17। इसका एग्जांपल है, हाँ, अच्छा सा थोड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूँ जो आप लोगों को भी समझ में आए। अब एक सिक्योरिटी गार्ड है, उसने डिटेन कर लिया एक पर्सन को जो कि गुड्स कैरी कर रहा था, बिलीविंग देम टू बी स्टोलन। अब ए इधर पे सिक्योरिटी गार्ड है, किसी भी सोसाइटी वगैरह का ए सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। अरे ऊपर सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, एक पर्सन को पकड़ लिया जो कि गुड्स लेकर आ रहा था। इन्हें लगा, सिक्योरिटी गार्ड साहब को लगा कि ये जो पर्सन है, ये जो गुड्स लेके आ रहा है, गुड्स, ये मान लो गुड्स है, तो ये जो गुड्स लेकर आ रहा है ये क्या है, स्टोलन है। तो अब अब ये अपने सेक्रेटरी साहब ने इन्हें पकड़ लिया। लेटर बाद में पता चला कि पर्सन वॉज अ वेयर हाउस एम्प्लॉय। लो भाई, अब वो एम्प्लॉय था, ठीक है। अब गार्ड एक्टेड अंडर अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब गार्ड ने मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर एक्ट किया ना भाई, तो इधर पे वो लायबल नहीं होगा, ठीक है। मिस्टेक ऑफ लॉ करोगे तो फिर लायबल हो जाओगे, मिस्टेक ऑफ लॉ, समझे? तो चलिए इसी के साथ सेक्शन नंबर हमारा 17 होता है कंप्लीट। अब देखो मैं बताता हूँ, एक आपको सिचुएशन देता हूँ, एक और एग्जांपल जिससे आपको समझ में आ जाएगा मिस्टेक ऑफ लॉ। ए पर्सन है, ठीक है। ए पर्सन ने क्या करा, बी को बीट करा, ठीक है, बी को मारा, ठीक है। थिंकिंग क्या सोच कर मारा, लॉ अलाउ सच पनिशमेंट, लॉ अलाउ सच पनिशमेंट, कि लॉ अलाउ करता है कि ए बी को मारे ऐसा, ठीक है। अब ये क्या है, मिस्टेक ऑफ लॉ है, तो इधर पे आप लाइबल ठहराए जाओगे, क्रिमिनल लाइबिलिटी आपके ऊपर बनेगी। क्योंकि कोई भी लॉ ऐसा नहीं कहता, ये आपको लॉ पता नहीं है इसलिए आप कुछ भी कह रहे हो कि ऐसा लॉ अलाउ करता है, लेकिन ऐसा लॉ नहीं अलाउ करता, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो चलिए इसी के साथ सेक्शन नंबर हमारा कौन सा है ये, 18 है 17 है। सेक्शन नंबर 17 होता है हमारा कंप्लीट। कोई नहीं, आ गई लाइट। तो इसी के साथ सेक्शन नंबर होता है हमारा 17 कंप्लीट। अब आते हैं सेक्शन नंबर 18 पे। सेक्शन 18 काफी सिंपल सी बात कहता है, एक्सीडेंट की बात करता है सेक्शन 18 जो है हमारा। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून और एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज इन द डूइंग। मतलब इसमें ये कह रहा है कि जो भी चीज, जो भी एक्सीडेंट कॉज हुआ है वो विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन के हुआ है, विदाउट नॉलेज के हुआ है, एंड डूइंग अ लॉफुल एक्ट इन लॉफुल मैनर। बाय लॉफुल मींस प्रॉपर ड्यू एंड केयर एंड अटेंशन। अब मान लीजिए एक एग्जांपल है कि आप अपने कंपाउंड में या आप अपने घर के गार्डन में आप अपना पेड़ कट कर रहे हैं, आपके गार्डन में जो पेड़ लगा है काफी बड़ा सा, आप उसे कट कर रहे हैं विद ड्यू केयर एंड प्रॉपर अटेंशन। आपने पूरे जो उसमें प्रॉपर केयर करी है, आपने पॉजन करा है, मतलब जो भी आपको मटेरियल जरूरत थे, मतलब बिल्कुल सेफ्टी के साथ, प्रॉपर केयर एंड कॉजन, बिल्कुल प्रॉपर सेफ्टी के साथ आप हर चीज फॉलो कर रहे हैं कि किसी को कुछ भी हानि ना हो। आपने अपने जो कहते हैं ना सेफ्टी गियर्स, आपने सेफ्टी गियर्स भी पहन लिए हैं, उसके बाद आप पेड़ कट कर रहे हैं। लेकिन वो पेड़ जो कट होता है वो अगले के गार्डन में जाके गिर जाता है या अगले के घर पे गिर जाता है मान लीजिए, ठीक है। तो इधर पे आप क्रिमिनली लायबल नहीं होंगे क्योंकि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट है, वो आपने जानबूझकर नहीं करा, क्योंकि वो आप गुड फेथ में कर रहे थे, आपने सारे प्रिकॉशंस लिए हुए थे, लेकिन फिर भी वो चीज हुई, तो वो एक एक्सीडेंट है। तो सेक्शन नंबर 18 के अकॉर्डिंग आप इधर पर लायबल नहीं होंगे। तो यही हमारा सेक्शन नंबर 18 कहता है और आपको क्रिमिनल लायबिलिटी से प्रोटेक्ट करता है।
इसलिए इस पूरे चैप्टर थर्ड को हम जर्नल एक्सेप्शन कहते हैं, जहाँ पे आप एक्सेप्शन के अंदर क्रिमिनल लाइबिलिटी से बच जाएंगे। इसी के साथ सेक्शन नंबर 18 होता है हमारा कंप्लीट। अब आते हैं सेक्शन नंबर 19 पर। 19 एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म। ठीक है, अब ये सेक्शन नंबर 19 आपको काफ़ी सिमिलर सिमिलर सा लगेगा, मैं बताता हूँ क्यों। रीज़न है, मतलब आप कहोगे ऐसा भी होता है। ठीक है, तो एक्ट नंबर जो हमारा है 19, सेक्शन 19 कहता है, मतलब सेक्शन 19 बात करता है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के बारे में। सेक्शन 19 बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। ठीक है, बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग डायरेक्ट में अपनी। एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विथ आउट criminal intent and to prevent other harm. Nothing is an offense merely by reason of it being done with the knowledge that it is likely to cause harm if it done without any criminal intention to cause harm and in good faith, preventing or avoiding other harm to person or property. ठीक है, अब इसमें ये कह रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है कि अगर आपने कोई हार्म कॉज करा है किसी पर्सन को, वो भी गुड फेथ में, तो इधर आप लायबल नहीं होंगे क्योंकि आपकी उधर पे इंटेंशन नहीं थी। अब इसमें कंडीशन क्या क्या है, कब आप बच जाएंगे क्रिमिनल लाइबिलिटी से, जब आपने कोई एक्ट करा जिससे कोई हार्म कॉज हुआ अगले बंदे को, आपकी लेकिन क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी उसे हार्म कॉज करने की। ठीक है, आपने एक्ट क्या करा, गुड फेथ में करा। आपने क्या प्रिवेंट करने के लिए करा, ग्रेटर हार्म प्रिवेंट करने के लिए आपने शॉर्ट हार्म कॉज कर दिया उस पर्सन को या प्रॉपर्टी को। ठीक है, हार्म अवॉइडेड, आपने किस हार्म से बचाया उस बंदे को, रियल एंड इमीनेंट हार्म से। ठीक है, इलस्ट्रेशन आप खुद पढ़ लीजिएगा, इसका मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ जिससे आप एक बार में समझ जाएंगे। ठीक है, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको बताता हूँ। अ पर्सन सीज अ चाइल्ड ट्रैप्ड इन बर्निंग हाउस। अब एक जो पर्सन है उसने देखा कि एक चाइल्ड जो है वो किसमें ट्रैप्ड है, बर्निंग हाउस में। आग जल रही है घर के अंदर, उसमें एक चाइल्ड है। हाउस मान लो ये हाउस है अपना। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो है भाई अपना क्या है, समझ रहे हो क्या है, इसके अंदर है बच्चा। ठीक है भाई, अब इसके अंदर जो बच्चा है, अब उसे पता है कि ये प्रॉपर्टी डैमेज होगी क्योंकि घर तो जल रहा है। अब उसने दीवार तोड़ के वो घर के अंदर आ गया। ठीक है, उस बच्चे को पकड़ा और उठाकर ले गया बाहर। ठीक है, अब इधर पे भाई उसने दीवार तोड़ दी, उसने मिसट्रेस कॉज कर दिया ना, क्रिमिनल ट्रेसपास, क्योंकि वो किसी की प्रॉपर्टी में घुस गया। क्रिमिनल ट्रेसपास में आगे समझा दूंगा, आगे आईपीसी बीएनएस में दिया हुआ है। आईपीसी और बीएनएस सेम ही है खैर। ठीक है, खैर फिलहाल अभी इधर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो इधर पे वो बच्चे को उसने बाहर निकाल लिया उस पर्सन ने, तो अब क्या वो क्रिमिनली लायबल होगा, क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए, क्योंकि उसने तो ट्रेसपास किया है ना भाई, प्रॉपर्टी में घुसा है वो बिना, विदाउट परमिशन। तो क्या वो लायबल होगा, नहीं होगा, क्योंकि उसने उस बच्चे को बचाने के लिए छोटा मोटा हार्म कॉज कर दिया। दीवार गिराना है छोटी मोटी चीज, उस बच्चे की जान के आगे, समझे। तो छोटा सा हार्म कॉज कर दिया, दीवार गिरा दी उस बड़ी सी जान को बचाने के लिए, समझे। तो इधर पे कोई भी क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगी। इसी के साथ हमारा सेक्शन नंबर 19 होता है कंप्लीट। अब आते हैं सेक्शन नंबर 20 पर। सेक्शन नंबर 20 हमारा काफ़ी इजी है और काफ़ी एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। नथिंग इज एन ऑफेंस डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज। अगर कोई बच्चा है और वो 7 ईयर्स की एज के अंडर में है, और अगर वो कोई ऑफेंस कर देता है या कोई एक्ट ऐसा कर देता है जो कि क्रिमिनली लायबल ठहराया जाएगा, लेकिन वो चीज़ ऑफेंस नहीं मानी जाएगी, 7 ईयर्स ऑफ एज, क्योंकि ऐसा माना जाता है क्योंकि 7 ईयर्स का जो बच्चा है उसके अंदर मेंसरिया डेवलप नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसी के साथ सेक्शन 20 अपना क्लियर। सेक्शन नंबर 21 पर आते हैं। नथिंग इज एन ऑफेंस डन बाय अ चाइल्ड अबव 7 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, नथिंग इज ऑफ डन बाय अ चाइल्ड एंड अबव 7 ईयर्स ऑफ एज एंड अंडर 12 ऑफ एज। 7 से लेके 12 के बीच में जो बच्चे हैं, 12 ईयर्स की एज के बीच के बच्चे, वो कोई भी एक्ट करेंगे वो नहीं होगा ऑफेंस। क्यों नहीं होगा,
क्योंकि उन्होंने अभी तक नॉट अटेंड सफिशिएंट मैच्योरिटी, क्योंकि उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है, इसलिए वो नहीं होगा। अब अपन चलते हैं सेक्शन नंबर 22 पे। सेक्शन नंबर 22 कहता है हमारा, नथिंग इज एन ऑफेंस विच डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज incapable of knowing the nature of the act that he is doing what is either wrong or contrary to law। सेक्शन नंबर 22 हमारा सिंपल सी बात कहता है कि अगर कोई इंसान पागल है या कोई इंसान ऐसा है अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, जो मतलब समझ नहीं पा रहा, कोई मैड है या अनसाउंड माइंड का है, क्या कोई पर्सन किसी डिसीज से सफ़र कर रहा है और वो पर्सन कोई ऑफेंस कर देता है या किसी का मर्डर कर देता है, लेकिन जब वो मर्डर कर रहा होता है तो उसे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, वो एक्ट सही कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, ये लॉ के अजीन्स में है या लॉ के संग संग में है, समझ रहे हो? तो उसे उस एक्ट का पता ही नहीं, मतलब अनसाउंड माइंड भाई, पागल व्यक्ति, उसे नहीं पता क्या वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे वो क्रिमिनली लायबल नहीं हुआ, क्योंकि जब वो एक्ट कर रहा था उसे उस चीज़ का नहीं पता क्या वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, और उसे नहीं पता वो नेचर ऑफ एक्ट कर क्या रहा है, मर्डर कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, थेफ्ट, रॉबरी, कुछ भी, ठीक है, तो उसे नहीं पता, तो इधर पे उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनी। तो इसी के साथ सेक्शन नंबर 22 होता है हमारा क्लियर। और सेक्शन नंबर 22 में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो कि है एम नॉटन रूल। एम नॉटन रूल जो है आपको कब बचाता है लायबिलिटी से, क्रिमिनल लायबिलिटी से, जब आप कोई एक्ट कर रहे हो, आप मतलब उसी टाइम पे किसी डिसीज से कॉज्ड भी हो, मतलब सफर कर रहे हो किसी डिसीज से और उस टाइम आप वो एक्ट करते हो, आपका माइंड इतना एक्टिव नहीं है कि आप उस एक्ट को समझ पाओ कि आप क्या कर रहे हो, तो अब आपको एम नॉट एन रूल बचा लेता है क्रिमिनल लायबिलिटी से, ठीक है। और इसी के साथ दूसरी सिचुएशन क्या है, आपको नेचर एंड क्वालिटी ऑफ द एक्ट पता ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हो, और आपको ये भी नहीं पता एम नॉट एन रूल के अकॉर्डिंग थर्ड सिचुएशन में कि आप कर रहे हो वो सही है या गलत, ठीक है। इसी के साथ हमारा सेक्शन नंबर 22 होता है कंप्लीट। अब आते हैं सेक्शन नंबर 23 पर। सेक्शन नंबर 23 हमारा बात करता है, नथिंग इज एन ऑफेंस डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट it is by reason of intoxication incapable of knowing the nature of the act that he is doing। मतलब 23 सेक्शन हमारा नॉर्मल जो बात करता है वो है कि अगर कोई पर्सन वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन करता है तब तो वो लायबल ठहराया जाएगा, लेकिन अगर वॉलेंटरली नहीं करता है इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन मतलब ड्रिंक्स वगैरह नहीं करता है इनवॉलेंटरली, समझ रहे हो, मतलब जैसे कोई व्यक्ति दारू पीता है, पहले अपन सेक्शन रीड कर ले, एग्जाम्पल तो मैं दे ही दूंगा। Nothing is an offense done by a person who at the time of doing it by reason of intoxication capable of knowing the nature of the act। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, ए पर्सन है, तो आपको समझ में आ जाएगा एग्जांपल से। अब ए है, ठीक है, मैन है, अब इसे क्या करा गया, ड्रग दे दी गई विदाउट हिज कंसेंट, इसके कंसेंट के बिना वॉलेंटरली इसने ड्रग नहीं ली, इनवॉलेंटरली इसे विदाउट कंसेंट इसके फ्रेंड्स ने दे दी, ठीक है। अब इसने ड्रग्स के टाइम पर, ड्रग्स के नशे में था जब ये, तो इसने किसी को चाकू मार दिया ट्रेन में। अब ये उस टाइम पे क्रिमिनली लायबल नहीं होगा ना, क्योंकि इसे नहीं पता इसने क्या एक्ट करा ड्रग के नशे में, समझ रहे हो, तो ये बंदा इधर पे लायबल नहीं होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 23। और प्लस इसने वॉलेंटरली वो सब्सटेंस इन्हें मतलब ईट नहीं किया था या पिया नहीं था, जो भी कह लो, वॉलेंटरली अगर कोई बंदा दारू पी के किसी के ऊपर ऑफेंस क्रिएट करेगा या ऑफेंस कमिट करेगा तब वो जाके लायबल होगा, लेकिन अगर उसे ये नहीं पता कि उसे उसके गिलास में दारू पिला दी किसी फ्रेंड ने उसके, फिर उसने कोई एक्ट कर दिया, तो फिर वो क्रिमिनली लायबल नहीं होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 23। 23 हमारा बचाता है, ठीक है, क्रिमिनल लायबिलिटी से आपको। अब इसी के बाद आते हैं सेक्शन नंबर 24 पे। सेक्शन नंबर 24 है हमारा, ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड। सेक्शन 24 हमारा बात करता है लायबिलिटी की, वो भी क्रिमिनल लायबिलिटी, अगर आप वॉलंटरली इंटॉक्सिकेशन करते हो और फिर अगर कोई एक्ट ऐसा कर देते हो जो कि एक ऑफेंस है, तो फिर आपके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी बनेगी, आपके ऊपर उस ऑफेंस के चार्जेस लगेंगे एंड आपको पनिश किया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको
मतलब वो नहीं है, मतलब रियायत बिल्कुल भी नहीं है सेक्शन नंबर 24 में। इसका आप ये समझ सकते हो, इसमें कोई इलस्ट्रेशन वगैरह भी नहीं दिया, मतलब यही है सिंपल मीनिंग, और कुछ नहीं है, इतना कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है, फ्री के लिए आप कर सकते हो। इसी के साथ अपन आते हैं सेक्शन नंबर 25 पर अपने। सेक्शन नंबर 24 ईजी है, आपको समझ आ गया होगा। नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज दैट, एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। सेक्शन नंबर 25 हमारा बात करता है जो डेडली स्पोर्ट्स होते हैं, लाइक बॉक्सिंग या एमएमए, इधर पे कंसेंट साइन होता है, कंसेंट, ठीक है। कंसेंट साइन होता है दो प्लेयर्स के बीच में कि जब वो फाइट करेंगे तो उनमें से किसी की भी डेथ हो गई तो कोई भी लायबल नहीं होगा क्रिमिनल। तो ये सेक्शन नंबर 25 हमारा इसी चीज की बात करता है। और कंसेंट आप भी जानते हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा ही हुआ है। कंसेंट माइनर पर्सन नहीं दे सकता, मेजर पर्सन ही देगा। तो इसी के साथ सेक्शन नंबर 25 हमारा कंप्लीट होता है। सेक्शन नंबर आते हैं अपन 26 पर। सेक्शन नंबर 26 कहता है एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज दैट डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ और फॉर पर्सन बेनिफिट। Nothing which is not intended to cause death is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or be known। मतलब सेक्शन नंबर 26 है ना, ये बात करता है एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, मतलब इंटेंशन नहीं थी डेथ कॉज करने की, लेकिन कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन बेनिफिट, लेकिन कंसेंट लिया गया गुड फेथ में फॉर दी पर्सन बेनिफिट, पर्सन के बेनिफिट के लिए। अब जैसे इसमें इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन मैं बता देता हूँ आपको। ए आर सर्जन, इसी का 26 का इलस्ट्रेशन है। ए आर सर्जन नोइंग डेट अ पर्टिकुलर ऑपरेशन लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ जेड। अब जो पर्टिकुलर ऑपरेशन है वो डेथ कॉज करेगा किसकी, जेड पर्सन की, ठीक है, जो कि सफर कर रहा है पेनफुल कंप्लेन से, कोई भी डिसीज से पेनफुल, बट नॉट इंटेंडिंग टू कॉज जेड डेथ। अब जो सर्जन है वो जेड की डेथ जो है कॉज नहीं करना चाहता विदाउट इंटेंशन, इंटेंशन, लेकिन वो गुड फेथ में उसकी हेल्प करना चाहता है जेड्स बेनिफिट के लिए, ठीक है। अब उसने परफॉर्म किया ऑपरेशन जेड की कंसेंट के साथ। अब इधर पे अगर जेड मर भी जाता है तो डॉक्टर की लायबिलिटी नहीं होगी ना मेरे भाई, नहीं होगी, क्योंकि ये सेक्शन क्रिमिनल लायबिलिटी से डॉक्टर को या सर्जन को बचाता है, ठीक है। और मेरे जितने भी एग्जाम्पल मैं आपको सुना रहा हूँ, दे रहा हूँ, तो वो एग्जाम्पल एग्जाम्पल की तरह आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल में कोई भी वास्तविकता नहीं है, वो एग्जाम्पल सिर्फ आपको समझाने के लिए है, काल्पनिक है, ठीक है। तो अब इसी के साथ सेक्शन नंबर 26 हमारा होता है कंप्लीट। अब आते हैं सेक्शन नंबर 27 पर। सेक्शन नंबर 27 हमारा बात करता है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अब ऐसा कोई एक्ट जो कि बेनिफिट के लिए कर रहे हैं किसी चाइल्ड के लिए या अनसाउंड माइंड के लिए। नथिंग विच इज डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ child under 12 years of age or person of unsound mind by consent expressly impliedly by the guardian of person having lawful charge of that person is an offense by reason of any harm which it may cause be intended by the doer to cause or be unknown known by the doer। सेक्शन नंबर 27 बात करता है कि अगर कोई भी एक्ट जो आप कर रहे हैं गुड फेथ में कर रहे हैं और बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज जो बच्चा है, और किसी अनसाउंड पर्सन के लिए कर रहे हैं, अनसाउंड माइंड का जो पर्सन है उसके लिए बेनिफिट के लिए कर रहे हैं कोई एक्ट, तो आप लाइबल नहीं ठहराए जाएंगे। और कंसेंट के साथ कर रहे हैं, उसके जो गार्जियन है उनकी कंसेंट है आपके पास, कंसेंट मतलब एग्रीमेंट कह लो या एग्री है वो उस चीज के लिए, तो इधर पे आप लाइबल नहीं ठहराए जाएंगे, आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये सेक्शन में आपको एक्सेप्शन भी देता है कि अगर सेक्शन नंबर 27, ये जो एक्सेप्शन है ना ये लिखे हुए हैं, प्रोवाइडेड दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू, अगर आपने इंटेंशनल कॉज करी उस बच्चे की डेथ या उस अनसाउंड माइंड पर्सन की डेथ, तो आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे, ठीक है। ये इधर पे अगर आप इधर तक एग्जेजरेट कर जाते हो या इधर तक आप पहुंच जाते हो इंटेंशन टू कॉज डेथ, तो इधर आपके ऊपर चार्ज लगेंगे। द डूइंग ऑफ एनीथिंग विच द पर्सन डूइंग इट नोज लाइकली टू कॉज डेथ, ठीक है। अगर आपको पता है ऐसा एक्ट करने से उस बच्चे की या उस अनसाउंड पर्सन की जो अनसाउंड माइंड का है उसकी डेथ कॉज हो जाएगी, तो आपको वो एक्ट नहीं करना है। वॉलेंटरली कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट,
or to attempting causing grievous hurt unless it be for the purpose of preventing death or grievous hurt or the curing of any grievous disease। तो अगर आप वॉलेंटरली कॉजिंग करते हैं ग्रीवियस हर्ट की उस बच्चे को या उस अनसाउंड माइंड के पर्सन को, ठीक है, अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस, या आप उस बच्चे को या उस अनसाउंड माइंड पर्सन को अबेटमेंट देते हैं ऑफ एनी ऑफेंस कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस इट वुड बी नॉट एक्सटेंड, ठीक है। तो इधर अगर आप पहुंचोगे तो आपके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी होगी इन चार सब क्लॉज में, सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी, सब क्लॉज डी। अगर आप ये चार सब क्लॉज के अंदर कोई भी एक्ट करते हैं तो आपके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी होगी। अदरवाइज सब क्लॉज के ऊपर जो सेक्शन 27 है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है इम्यूनिटी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी, ठीक है। सेक्शन नंबर 27 इसी के साथ हमारा होता है कंप्लीट। सेक्शन नंबर 27 का मैं आपको अगर एग्जांपल दे दूं, आई थिंक तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। देखो इसका इलस्ट्रेशन आप पढ़ लो, सेक्शन नंबर 27 का आपको समझ में आ जाएगा। ए इन गुड फेथ फॉर हिज चाइल्ड, अब उसका चाइल्ड है विदाउट हिज चाइल्ड कंसेंट। अब ए ने क्या है, गुड फेथ में फॉर हिज चाइल्ड बेनिफिट, अब ए का जो बच्चा है उसने अपने बच्चे के बेनिफिट के लिए हैज चाइल्ड कट फॉर स्टोलन स्टोन स्टोन सर्जन, अब उसने सर्जरी करा दी, उसके बच्चे के पेट में स्टोन वगैरह हुआ, सर्जरी करा दी, डेट दी ऑपरेशन विज कॉल्ड चाइल्ड डेथ। अब उस बंदे को पता है कि उसके बच्चे का जो ऑपरेशन हो रहा है उससे उस बच्चे की डेथ भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन इंटेंशन नहीं है उसका, ठीक है। ए इज विद इन दी एक्सेप्शन, अब ए जो है वो एक्सेप्शन में है क्योंकि उसकी डेथ कॉज करने की इंटेंशन नहीं है ना, उसकी इंटेंशन क्या है, वो अपने बच्चे को क्योर कर सके, तो इधर पे वो लाइबल नहीं होगा क्रिमिनल। सेक्शन नंबर 27 हमारा होता है फिनिश। अब आते हैं सेक्शन नंबर 28 पे, कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फेयर और मिसकंसेप्शन। अब कंसेंट जो है ना, अब वो कंसेंट तो आपने पढ़ी ही है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। अब कंसेप्ट कंसेंट इज नॉट सच अ कंसेंट एज इज इंटेंडेड बाय एनी सेक्शन ऑफ दिस संहिता। अगर कोई भी कंसेंट अगर किसी फेयर और इंजरी और मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के अंदर दी जा रही है तो वो कंसेंट, देखो पहले जो 12 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, कंसेंट इज गिवन बाय चाइल्ड, अगर कोई चाइल्ड अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज कंसेंट देता है तो वो कंसेंट वैलिड कंसेंट नहीं होगी। और अगर कोई फेयर और इंजरी के अंडर में आके कंसेंट देता है, लाइक जो क्रिमिनल्स होते हैं, आपने बहुत से मूवीज में सीन देखे होंगे कि उसने पिस्तौल लगा दी माथे पर, अब वो कह रहा है अब तुम कहो हाँ कि हाँ तुम अपनी मर्जी से सारे काम कर रहे हो, जो भी एक्ट उससे कराए जा रहे हैं क्रिमिनल एक्ट्स, मतलब मर्डर वगैरह जो भी कराए जा रहे हैं कि वो खुद ही कर रहा है उन एक्ट को। अब आप फेयर और मतलब फेयर इंजरी के फेयर से या आप कुछ उस बंदे को कर दोगे तो उस फेयर में आके तो वो कुछ भी मानने को तैयार हो जाएगा कि हाँ मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ कोई भी एक्ट। लेकिन आपने उसके ऊपर फेयर किया ना डेथ का या इंस्टेंट इंजरी का, तभी तो वो उसने आपका आपकी जो बातचीत है वो मानी है ना। तो इसके अंडर जो कंसेंट है वो आपकी वैलिड कंसेंट नहीं होगी, ऐसा सेक्शन नंबर 28 हमारा कहता है, ठीक है। अब क्लॉज सी में, क्लॉज बी क्या कहता है इसका, अनसाउंडनेस माइंड। अब जो पर्सन इंटॉक्सिकेशन में है, नशे में है या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की सिचुएशन में है तो उसकी कंसेंट वैलिड कंसेंट नहीं होगी। वैलिड कंसेंट कौन सी होगी, जो कि फ्री है कोर्जन या फ्रॉड से, गिवन बाय अ पर्सन हु इज मेंटली कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो उस पर्सन ने दी है जो मेंटली कैपेबल है अंडरस्टैंडिंग के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म वगैरह समझने के लिए, और गिवन बाय अ पर्सन हु इज लीगली कॉम्पिटेंट, मतलब उस पर्सन के द्वारा जो कि माइनर नहीं है मेजर है, ठीक है। सेक्शन नंबर 28 हमारा इसी के साथ होता है कंप्लीट। अब आते हैं सेक्शन नंबर 29 पर। सेक्शन नंबर 29 हमारा बात करता है एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज। सेक्शन नंबर 29 हमारा बात करता है जो भी एक्ट एक्सेप्ट अंडर 25 सेक्शन में 26 27, मतलब जो 25 है सेक्शन नंबर 26 है सेक्शन 27 है, इन तीनों सेक्शंस के अलावा जो भी एक्ट जो खुद इंडिपेंडेंटली मतलब एक ऑफेंस है, लाइक इसमें आपको एग्जांपल दिया है इसके इलस्ट्रेशन में, कॉजिंग मिसकैरिएज। अब कॉजिंग मिसकैरिएज क्या है, ये खुद में ही ऑफेंस है। अगर आप ऐसा ऑफेंस करोगे तो इधर पे आपको लाइबल ठहराया जाएगा और आपके ऊपर क्रिमिनल एक्शंस लिए जाएंगे और आपको पनिशमेंट दी जाएगी, क्योंकि कॉजिंग मिसकैरिएज इज
इंडिपेंडेंटली एन ऑफेंस। ठीक है, तो इधर आपको एक्सेप्शन नहीं मिलेगा अगर आप मिसकैरेज कॉज करते हो। ठीक है, मिसकैरेज का आप समझ सकते हो, बच्चा गिराना। ठीक है, तो इसी के साथ सेक्शन 29 हमारा होता है कंप्लीट। अब आते हैं सेक्शन नंबर 30 पर। सेक्शन नंबर 30 जो है हमारा, वो बात करता है, कहाँ गया, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट। आप एक्ट कॉज कर रहे हैं गुड फेथ में, बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट। ठीक है, अब इसका मैं आपको 30 का एग्जांपल दे देता हूँ, सेक्शन नंबर 30 का सबसे बेस्ट, तो आपको इजीली उसमें समझ में आ जाएगा। सेक्शन नंबर 30, सॉरी एग्जांपल तो नहीं है, मैं आपको समझा ही देता हूँ। अगर आप कोई एक्ट पॉज करते हैं, या आप अगर आप कोई एक्ट करते हैं गुड फेथ में फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन विदाउट उसकी पर्सन कंसेंट, विदाउट उसकी कंसेंट के, लेकिन उसके बेनिफिट के लिए और गुड फेथ में, एंड व्हेन इट वाज इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन कंसेंट। अब ये समझ लीजिए, इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट ये होगा, अगर कोई बंदा जिसका एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, अब ए है, इसका एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, अब ये हॉस्पिटल में आया, अब इसे खून निकल रहा है, इसका सर फट गया। अब आप इसकी कंसेंट लेंगे या फिर इसका इलाज करेंगे, डॉक्टर साहब से ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आप इसकी कंसेंट देने की हालत में, तो वो है नहीं, वो अनकॉन्शियस है। ठीक है, तो इधर पे आप उसकी कंसेंट नहीं लेंगे, आप उसका इलाज करेंगे, आप उसको बचाएंगे इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ दिस ए। ठीक है, तो यही ये को कहता है सेक्शन नंबर हमारा 30, कि अगर आप कोई भी एक्ट करते हैं जो कि गुड फेथ में कर रहे हो, उस पर्सन के बेनिफिट के लिए कर रहे हो, तो अगर अगर उस पर्सन को कुछ हो भी जाता है, तो आप क्रिमिनली लायबल नहीं ठहराए जाओगे। ठीक है, अब इसी के साथ कब लायबल ठहराए जाओगे, ये अगेन ये वही चीज़ें आ गई जो हमारे सेक्शन नंबर 27 में दी थी। तो सेक्शन नंबर 27 में मैंने इनका जो मीनिंग बताया था, वही सेम मीनिंग है। इसी के साथ सेक्शन नंबर 30 होता है हमारा कंप्लीट। अब आते हैं सेक्शन नंबर 31 पर। सेक्शन नंबर 31 क्या है अपना, कहाँ गया, नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म टू द पर्सन। नो कम्युनिकेशन मतलब इसमें आपका सबसे बढ़िया एग्जांपल ये है, इलस्ट्रेशन में दिया है 31 का एग्जांपल। ए सर्जन है, उसने गुड फेथ में कम्युनिकेट करा पेशेंट को हिज ओपिनियन कि वो अब जिंदा नहीं रह पाएगा वो पेशेंट। अब पेशेंट ये सुन के ही मर गया, तो इसमें भाई सर्जन की क्या गलती, सर्जन की क्या लायबिलिटी, क्योंकि सर्जन ने तो गुड फेथ में बताया कि तुम मरने वाले हो, तुम ज्यादा जी नहीं पाओगे। अब उसे ये बात सुनकर ही सदमा लग गया, वो पहले ही मर गया। ठीक है, तो अब इधर पे सर्जन की कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, यही हमारा सेक्शन नंबर 31 कहता है। तो सेक्शन नंबर 31 हमारा होता है किल कंप्लीट। अब आते हैं सेक्शन नंबर 32 पर, एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट। अब सेक्शन नंबर 32 बात करता है, जैसे कि जो लोग होते हैं एक्सेप्ट मर्डर, अगर आप किसी का मर्डर करते हो तो आप लायबल ठहराए जाओगे सेक्शन नंबर, वो तो मर्डर के लिए लायबल ठहरा जाओगे सेक्शन नंबर 101 में, और कल्पेबल होमिसाइड के लिए 100 नंबर सेक्शन में। ठीक है, लेकिन सेक्शन 32 क्या कहता है, एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट दी स्टेट। मतलब इधर पे आपको इन दो चीज़ों में एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, मर्डर में, ऑफेंसेस अगेंस्ट दी स्टेट में। इन दो को छोड़कर आपको एक्सेप्शन मिल सकता है किस चीज़ में, जब भी आप कोई ऑफेंस करोगे जो कि है कंपेल्ड बाय डू इट बाय थ्रेट्स। अगर आप धमकी के फेयर में आकर कोई एक्ट करते हो जो कि एक ऑफेंस है, अगर वो मर्डर नहीं है और ऑफेंस अगेंस्ट दी स्टेट नहीं है, तो आपको एक्सेप्शन मिल जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे मान लो इसका एग्जाम्पल मैं देखता हूँ, अगर मैं दे पाऊँ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तो नहीं है लेकिन हाँ मैं समझा देता हूँ आपको, कि जैसे अगर कोई पर्सन है, अगर कोई पर्सन डायरेक्टली किसी के माथे पे पिस्तौल रख के कहता है तुम्हें ये काम करना होगा अंडर दी कोर्जन, थ्रेट, इंस्टेंट इंजरी के फेयर में, अब वो पर्सन वो एक्ट कर देता है, तो उस पर्सन को एक्सेप्शन मिल जाएगा, क्योंकि सेकंड पर्सन ने उसे थ्रेट दी ना, धमकी दी कि तू ये नहीं करेगा तो मैं तुझे मार दूंगा। तो ये थ्रेट के अंडर में काम कर रहा भाई वो पर्सन, तो उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी, समझे आप। तो क्रिमिनल लायबिलिटी कब बनेगी, एक्सप्लेनेशन हमें ये बताता है, क्रिमिनल लायबिलिटी आपकी तब बनेगी, और प्रोवाइडेड हमारा कहता है, प्रोवाइडेड दैट द पर्सन डूइंग दैट एक्ट डिड नॉट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, वो खुद वो एक्ट नहीं करता, फ्रॉम अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ हार्म। वो एप्रीहेंशन ऑफ हार्म है ना, कि अगर वो एक्ट नहीं करेगा तो वो पिस्तौल चला देगा और वो मर जाएगा, है कि नहीं, एप्रीहेंशन है डेथ का।
इंस्टेंट डेथ का, ठीक है, एप्रीहेंशन है इंस्टेंट डेथ का, तभी तो वो ऑफेंस करेगा जो नेक्स्ट पर्सन कह रहा है, ठीक है। तो अब इसके साथ हमारा एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, अ पर्सन हु ऑफ हिज ओन अकॉर्ड और बाय रीजन ऑफ थ्रेट ऑफ बीइंग बीटन जॉइन्स अ गैंग ऑफ डकैत। अब रीजन ऑफ थ्रेट के चक्कर में उसे थ्रेट था कि उसके ऊपर कुछ हो सकता है, तो वो उसने क्या करा, ज्वाइन कर ली खुद ही गैंग ऑफ डकैट्स, नोइंग देयर कैरेक्टर इज नॉट एंटाइटल्ड बाय टू द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सेप्शन। अगर आप सामने से वॉलेंटरली किसी गैंग ऑफ डकैत को ज्वाइन करते हो तब आप, और तब आप फिर ये सब चीजें करते हो, मतलब जैसे चार लोग गैंग मेंबर हैं, आप उनके पास खुद गए, अब वो आपसे थ्रेट के प्रेशर में कुछ भी काम करा रहे हैं, इलीगल काम, तो ये तो आप वॉलंटरली गए ना उनके पास, तो इधर पे आपको एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, आप भी क्रिमिनली लायबल ठहराए जाओगे। अब सेकंड सेकंड एक्सप्लेनेशन कहता है, अ पर्सन सीज बाय अ गैंग ऑफ डकैत, अ पर्सन सीज किया गया गैंग ऑफ डकैत के द्वारा, ठीक है, एनफोर्स बाय थ्रेट ऑफ इंस्टेंट दैट टू डू अ थिंग विच इज एन ऑफेंस बाय लॉ। अब इधर पे देखो वही चीज आ गई, वही चीज करने की, इलीगल एक्ट करने के लिए जो कि प्रोवाइडेड बाय लॉ है। फॉर एग्जाम्पल, आ स्मिथ कंपेल्ड टू टेक हिज टूल्स एंड टू फोर्स द डोर ऑफ अ हाउस फॉर द डकैट्स। आ स्मिथ मतलब एक लोहार है, उससे कहा गया कि उसे कंपेल किया गया, मतलब उसे फोर्स किया गया कि तुम इस दरवाजे को तोड़ो अपने टूल्स से, जो तुम्हारे पास लोहे के टूल्स हैं, जिससे हम एक प्लंडर कर सकें, डकैती कर सकें इधर पे। अब वो फेयर, इंस्टेंट फेयर के उसमें कर रहा है ना, इंस्टेंट डेथ हो जाएगी भाई, अगर वो उनकी बात नहीं मानेगा तो वो पिस्तौल चला देंगे या कुछ भी, इंस्टेंट फेयर है, डेथ का फेयर है, कुछ भी है। तो इधर पे वो उसकी बात मानेगा और इधर पे उसे एक्सेप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो इधर पे वो बंदा जो भी अंडर दी फेयर एक्ट कर रहा है तो वो लायबल नहीं ठहरा जाएगा क्रिमिनली, समझे। तो इसी के साथ अब आते हैं हमारे सेक्शन नंबर 33 पर। सेक्शन नंबर 30 कहता है, एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन दैट इट कॉजेज और दैट इट इज इंटेंडेड टू कॉज और दैट इट इज नोन टू बी लाइकली टू कॉज एनी हार्म, if that harm is so slight that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm। मतलब यार, सेक्शन नंबर 33 किस हार्म की बात कर रहा है, आप कभी दिल्ली मेट्रो में गए हैं, जो उधर के धक्के लगते हैं वो एक स्लाइट हार्म है, इतना कोई उस पर सीरियस होने वाली बात नहीं है, क्योंकि देखो आप उधर पे वैलिड कंसेंट दे रहे हो अपनी, क्योंकि आपको पता है उधर पे भीड़ होती है, तो आपको पहली चीज तो ऐसी जगह जाना ही नहीं चाहिए जहाँ भीड़ होती है, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब आप वही समझ सकते हो, क्योंकि आप अपनी खुद कंसेंट दे रहे हो ना भीड़ भाड़ वाली जगह पे, फिर आप कंप्लेन नहीं कर सकते। और वैसे भी क्या ही कंप्लेन करोगे, क्योंकि वो छोटी मोटी चीजें हैं काफी। छोटी मोटी चीजें क्यों हैं, क्योंकि अगर आपको किसी ने धक्का दे दिया, अब आप उसके कंप्लेन थोड़ी ना कर दोगे भाई, क्या आप कोर्ट में देखेंगे तुम्हें मिलना कोर्ट में, ये सब थोड़ी कहोगे। यही हमारा सेक्शन नंबर 33 कहता है। इसी के साथ आज हमने करे सेक्शन नंबर 14 से सेक्शन नंबर 33 तक। अब इसके बाद ये वाला जो पार्ट है ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ये मैं कल स्टार्ट कराऊंगा। सो दिस वाज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन फ्रॉम सेक्शन नंबर 14 टू सेक्शन नंबर 33। I hope you found this video helpful. Don't forget to like the video, subscribe to our channel, comment below which topic you want next, and I will make a video on that. Thank you for watching.